हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सीरीज में हम एक न्यू लेक्चर लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक्स को कवर करेंगे। जनरल साइंस के अंतर्गत आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। जब भी आप फिजिक्स टर्म सुनते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती होंगी जो कि फिजिकल वर्ल्ड में आप देख रहे हैं। लाइक जो आपके हाथ में फोन है, उसमें भी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज किया गया होगा, उसमें कुछ बैटरी का यूज किया गया होगा, कैपेसिटर उसमें लगे हुए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आप जब फिजिक्स सुनते हैं तो आपको एटम्स ध्यान में आते होंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम के बारे में। एटम किस किस से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी चीजों के बारे में आप अवेयर होंगे ही। तो फिजिक्स में हम इन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज डब्ल्यू बोसोन। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कोलाइडर डिटेक्टर जो कि फर्मी लैब में है, इनके रिसर्चर्स ने एक अनाउंसमेंट किया है कि इनके द्वारा डब्ल्यू बोसोन के मास को प्रिसाइज तरीके से मेजर कर लिया गया है। अब आपको यहां समझना है कि डब्ल्यू बोसोन क्या होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। लाइक इसको डिस्कवर किया गया था 1983 में सर्न में। ठीक है, अब सर्न कहां पर है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर है। और डब्ल्यू बोसोन एक्चुअल में एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है। सर, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है? लाइक अभी हमने बात की एटम की। एटम किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। बट ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी तो किसी और पार्टिकल से बने हुए होते होंगे, है ना? तो इसमें भी जो पार्टिकल्स होंगे उसको हम कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। इवन आप जितना भी फोर्स देख रहे होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, या फिर आपके जो वीक फोर्स हो गए या स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गए, ये सारे ही फोर्सेस किसी ना किसी पार्टिकल से तो बने हुए होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे फोर्स अपने आप अचानक से आ गए होंगे। कोई ना कोई तो इसके पीछे रीजन होगा जिसकी वजह से ये फोर्स जनरेट हो रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू बोसोन की और जेड बोसोन की, ये दोनों ही बोसोन मिलकर आपके फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे वीक फोर्सेस नेचर में मौजूद हैं, ये वीक फोर्सेस बनते हैं दो फंडामेंटल पार्टिकल से, जिसका नाम है डब्ल्यू बोसोन एंड जेड बोसोन। देखिए, अटेंशन आपको 100% रखना है क्योंकि ये पार्टिकल फिजिक्स है, थोड़ी सी परेशान कर सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। बट इतने इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि और कोई भी पीपल इतने आसानी से आपको नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ये भी श्योर है। तो ये बात हो गई फंडामेंटल फोर्सेस की, कैसे ये जनरेट होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल से। तो आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, डब्ल्यू एंड जेड बोसोन, जो आपके वीक फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगली बात करें डब्ल्यू बोसोन की, तो डब्ल्यू बोसोन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। यहां इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होने का मतलब है पॉजिटिव एंड निगेटिवली चार्ज ये हो सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यू बोसोन के द्वारा ही न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है। जो भी आप स्टार देख रहे होते हैं, लाइक आप सन को देख रहे हैं, सन भी एक स्टार है जो कि बर्न हो रहा है। इसके बर्न होने के पीछे आपको पता है कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? डब्ल्यू बोसोन। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स क्या होता है, इस चीज को भी समझ लीजिए। तो जो भी अभी हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे ना, इन पार्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ठीक है, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, उस इंटरेक्शन को भी स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स आपको समझाने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, डब्ल्यू बोसोन। नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि विश्व के सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर, जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इन्होंने एनर्जी के अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर, मतलब अभी तक इतनी एनर्जी के लेवल पर ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा एनर्जी के लेवल पर प्रोटॉन को स्मैश करना स्टार्ट कर दिया है। अब प्रोटॉन कहां से आ गए, वही हम बेसिक बात लेकर चलेंगे। जो आपके एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो इसी प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब प्रोटॉन को यहां पर स्मैश क्यों कराया जा रहा है? स्मैश का मतलब है इसको टक्कर कराई जा रही है। लाइक यहां पर है क्या, ये बेसिकली जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ये एक प्रकार का टनल है, ये एक गुफा है, और इस गुफा में दोनों साइड से हम क्या करेंगे, प्रोटॉन बीम्स छोड़ेंगे। ठीक है, इधर से प्रोटॉन की एक बीम आ रही है और इधर से भी प्रोटॉन की एक बीम आ रही है। यहां पर आकर ये दोनों टकराएंगे। अब जो प्रोटॉन आपस में टकराएंगे और बहुत तेज गति से ये आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो जब ये टकराएंगे तो इसका भी विखंडन हो जाएगा, ये स्मैश हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, और टूटने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, लाइक आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है आप उसको तोड़ दें, तो तोड़ने के बाद उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, उसमें बैटरी अलग हो जाएगी और भी जो पार्टिकल्स हैं जिससे आपका फ़ोन बना हुआ है वो सारे अलग हो जाएंगे। तो अब आप इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम प्रोटॉन को स्मैश करेंगे तो स्मैश करने के बाद जो भी प्रोटॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिससे प्रोटॉन बना हुआ है वो सारे पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके माध्यम से हम पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, जिन पार्टिकल से हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की स्टडी करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। ये एक 27 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक लूप है, मतलब ये एक गुफा की तरह है जो कि अंडरग्राउंड बनी हुई है, और ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर बनाई गई है। ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो सर्न का अभी हमने नाम लिया था जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, और साथ में पूरे वर्ल्ड के अलग अलग साइंटिस्ट, 10,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं इसमें, 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं। ओके, लेबोरेटरीज के बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं। तो इन सब के द्वारा कोलैबोरेशन किया जा रहा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में। यदि हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है। पार्टिकल एक्सीलरेटर का मतलब होता है यहां पर पार्टिकल को गति प्रदान करना। जैसे कि इसके माध्यम से प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इसको एक्सीलरेट किया जा रहा है, इसकी गति को बढ़ाया जा रहा है और इसको दोनों तरफ से बढ़ाकर यहां स्मैश कराया जाएगा, इसको टकराया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंतर्गत अभी तक कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, एटलस। एटलस जो है अभी तक का सबसे बड़ा पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए ये हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है द कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलिनॉइड एक्सपेरिमेंट, और ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा साइंटिस्ट ने कोलैब किया है, और इसके ऑब्जेक्टिव भी सेम है एटलस की तरह। ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन्हीं की स्टडी करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये दो आप यहां पर एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, सर्न के द्वारा अभी तक क्या क्या हमें बताया गया है, तो 2012 में जब सर्न ने इस डिस्कवरी को स्टार्ट किया था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को स्टार्ट किया था, तो इनके द्वारा हिग्स बोसोन को फाइंड किया गया था। हिग्स बोसोन को हम गोल्ड पार्टिकल भी कहते हैं सॉरी। अब गोल्ड पार्टिकल का मतलब क्या होता है? गोल्ड पार्टिकल का मतलब होता है लाइक सर, जितना भी हमारा मास है, जैसे हमने एटम्स की बात करी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। देखिए, कई बार चीज़ों को रिपीट करूंगा तो आपके माइंड में ये बैठ जाएंगी। अब देखिए, ये जो एटम होता है, एटम जानते होंगे आप, इसका भी अपना कोई भार होता है, वेट होता है, या फिर हम कहते हैं मास होता है। ठीक है, अब इस मास के पीछे कोई ना कोई चीज तो रेस्पॉन्सिबल होगी ना, कोई ना कोई छोटा सा पार्टिकल इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होगा। लाइक इसके जो अंदर बने हुए ये एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका भी अपना कुछ मास होगा। तो इस मास के पीछे कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, उसी को हमने एक नाम दे दिया, हिग्स बोसोन या फिर गोल्ड पार्टिकल। सो ये क्या होता है? हिग्स बोसोन या फंडामेंटल पार्टिकल, ये हमें जो है मास प्रोवाइड करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को एंड क्वार्क्स को। अब इसके लिए जब ये इतनी बड़ी रिसर्च हुई है तो इसके लिए हमें फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी देखने को मिला था 2013 में, और पीटर हिग्स ने इसको फाइंड किया था, तो उसी के नाम पर इसको हिग्स बोसोन नाम दिया गया था। और साथ में इनके एक कोलैबोरेटर भी थे जिसका नाम था फ्रैंकोइस एंगलर्ट। ठीक है, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स में 2013 में। तो ये आपका टॉपिक हो गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर कैपेसिटर। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा एक लो कॉस्ट का पॉलीमर आधारित इलेक्ट्रोड बनाया गया है जिसको हम रेडॉक्स एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली, इस चीज को समझिए। अब यहां पर जो हमने ये लो कॉस्ट का पॉलीमर बेस्ड इलेक्ट्रोड बनाया है, इसके द्वारा
सुपर कैपेसिटर की इलेक्ट्रोकेमिकल परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकेगा। सुपर कैपेसिटर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लाइक ये आपको एक वाटर टैंक दिखाई दे रहा है, हम इस वाटर टैंक को कनेक्ट कर देते हैं एक नल से, ठीक है, और यहां पर इसमें लगा देते हैं एक वाल्व, V4 और वाल्व। अब यहां पर हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी से ये पंप चलने लगा। तो यहां पर जो वाटर है, वाटर इस टैंक में भरने लगेगा, ठीक है। ये जो वाटर है आपको यहां पर फिल होता हुआ दिखाई देगा और साथ में यहां पर एक नल लगा हुआ है जहां से वाटर की सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई साइड है। तो जैसे जैसे ये पंप चलता रहेगा ये दो काम करेगा, एक तो आपके इस वाटर टैंक को फिल करेगा और साथ में यहां पर वाटर की सप्लाई भी करता रहेगा, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, लाइट ही भाग गई, तो ऐसे में आपका जो वाटर है यहां पर सप्लाई बंद हो जाएगी। और जैसे ही वाटर सप्लाई बंद हुई, क्या आपको यहां पर वाटर की सप्लाई देखने को मिलेगी? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि यहां पर पहले से हमारे पास स्टोरेज के रूप में वाटर फिल्ड है। तो जब तक ये फिल वाटर रहेगा तब तक हमें यहां पर सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। सेम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है आपका सुपर कैपेसिटर, ठीक है। सुपर कैपेसिटर क्या करेगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उनको स्टोर करने का काम करेगा। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद अचानक से यदि लाइट भाग जाती है तो कुछ समय तक भी आपकी डिवाइसेस कंटिन्यू रहेंगी, वो वर्क करती रहेंगी। इसी को कहते हैं सुपर कैपेसिटर। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये चीज समझ में आ गई होगी। सुपर कैपेसिटर को हम कुछ अदर नाम से भी जानते हैं, जैसे डबल लेयर कैपेसिटर या फिर अल्ट्रा कैपेसिटर। आगे थोड़ी सी बात और ध्यान रख लीजिए। सुपर कैपेसिटर कंबाइन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल कैपेसिटर एंड बैटरी, मतलब इसमें हमने दो चीजों के फीचर्स रखे हुए हैं। एक तो कन्वेंशनल कैपेसिटर, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने का काम करता है। और दूसरा इसमें बैटरी के भी फीचर्स होते हैं। बैटरी भी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है, लेकिन बैटरी की तुलना में जो सुपर कैपेसिटर होते हैं वो बहुत क्विकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके के सुपर कैपेसिटर को आपने बहुत सारी डिवाइसेस में देखा होगा, आपने कंप्यूटर के मदरबोर्ड में देखा होगा। तो अब आप इसके ऑब्जेक्टिव को समझ चुके होंगे कि ये क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके द्वारा लार्ज अमाउंट में आपको पावर प्रोवाइड की जाएगी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगर एनर्जी का कट ऑफ भी हो जाता है तो थोड़ी देर तक आपकी डिवाइस कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। इलेक्ट्रोड जो ये आपके सुपर कैपेसिटर होते हैं, ये कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं या कितने ये स्टेबल हो सकते हैं, इसको डिटरमाइन करने का काम किया जाता है इलेक्ट्रोड मटेरियल का के द्वारा। तो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं हम, उसी इलेक्ट्रोड के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाएगा कि ये कितना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकेगा। और अगर हम कुछ बेटर एलिमेंट्स की बात करें या मटेरियल्स की बात करें जो सुपर कैपेसिटर में इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किए जा सकते हैं, तो दो नाम हमारे सामने हैं। या तो हम पॉली एनिलीन का यूज कर सकते हैं या फिर पॉली पायरोल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत एक्सीलेंट मटेरियल होते हैं सुपर कैपेसिटर के लिए। और ये इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कम एक्सपेंसिव हैं और इसका वेट भी बहुत कम होता है, ओके। तो ये टॉपिक था सुपर कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक इज LZ या फिर लक्स जेपलिन डार्क मैटर डिटेक्टर। रिसेंटली यूएस का LZ डिटेक्टर अभी तक का डार्क मैटर को डिटेक्ट करने वाला सबसे सेंसिटिव डिटेक्टर बन गया है, ठीक है। अब यहां डार्क मैटर का मतलब क्या है, इन सारी चीजों को समझिए। देखिए, आपने यूनिवर्स देखा होगा, आप नाइट में बाहर जाते होंगे तो आपको स्काई दिखाई देता होगा, वहां पर बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते होंगे। अर्थ को आपने देखा है, आपने सन को देखा है, अदर स्टार्स भी आपने देखे हैं, गैलेक्सीज भी आपने देखी होंगी, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें कैसे बनी हुई होती हैं, ये सारी चीजें किसी ना किसी फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, लाइक एटम से बनी हुई हैं। और एटम किस किस से बने हुए होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। ये बात हम पहले से जान चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है ना, ये विजिबल यूनिवर्स है, मतलब हम अब आंखों से इसको देख सकते हैं। लेकिन पता है आपको, विजिबल यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा है। 95% हिस्सा ऐसा है जिसको हम देख ही नहीं सकते आंखों से, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो ये आपका विजिबल यूनिवर्स है, इसको हम बैरियोनिक मैटर भी कहते हैं। जो भी आपको ये अर्थ, सन या स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, ये जिस मैटर से बना है उसको बैरियोनिक मैटर भी बोला जाता है।
जो बाकी की मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो यूनिवर्स है ये हमें दिखाई नहीं देता, ये कंप्लीटली इनविजिबल है, इसीलिए हम इसको डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर लगभग 25% है और जो डार्क एनर्जी होती है वो 68% है। सर डार्क मैटर का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि ये हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय डार्क एनर्जी? सर डार्क एनर्जी का मतलब होता है, लाइक आप देखते होंगे दो स्टार्स के बीच की दूरी बढ़ रही है, हमारा यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, तो इस एक्सपेंशन के पीछे जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो डार्क एनर्जी कहलाती है। और डार्क एनर्जी ये इसलिए है क्योंकि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम इसकी पहचान नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए डार्क मैटर डार्क एक्चुअल में है क्यों? क्योंकि ये किसी भी अदर मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ भी इंटरेक्शन नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का मतलब है जो एवरीडे लाइफ में आप फोर्सेस देखते हैं, लाइक स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। या फिर और सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो आपने दो चुंबक को देखा होगा, जब दो चुंबक को आप एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो इनके बीच में भी एक फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, डार्क मैटर इसके साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये हार्ड हो जाता है। ओके, उसके बाद इसके द्वारा लाइट को भी एमिट नहीं किया जाता, लाइट को ना तो ये एब्जॉर्ब करता है ना ही उसको रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे? ये भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है डार्क मैटर के साथ, और इसीलिए केवल 5% यूनिवर्स ही हमें दिखाई देता है। आगे बात करें यदि डार्क मैटर के सिग्निफिकेंस की, इसकी स्टडी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि जो गैलेक्सीज हैं या स्टार्स हैं उनके बीच में मोशन क्यों हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर क्यों जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि हमारा यूनिवर्स किस तरीके से बना है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो हमारे स्टार प्लैनेट्स हैं ये सब कैसे बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाएगा डार्क मैटर से, क्योंकि ये अल्टीमेटली उन्हीं से बने हुए हैं। उसके बाद ये हमारी हेल्प करेगा यूनिवर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने में। लाइक अभी तक यूनिवर्स में आपने जब ये ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारा यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, तो क्या हमारा यूनिवर्स ओपन है? ये हमेशा एक्सपेंड करता ही रहेगा, या फिर ये क्लोज है? क्लोज होने का मतलब है कि ये एक पॉइंट तक एक्सपेंड करेगा, उसके बाद कोलैप्स कर जाएगा। लाइक अ बलून, बलून में जब आप हवा भरते रहेंगे तो एक टाइम तक ये एक्सपेंशन करता रहेगा, लेकिन उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हमारा यूनिवर्स क्लोज है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो डार्क मैटर ही बता सकता है। उसके बाद क्या हमारा यूनिवर्स फ्लैट है? इसका मतलब है कि एक टाइम तक ये एक्सपेंशन करता रहेगा और उसके बाद ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, मतलब वहां पर स्थायी हो जाएगा, ना तो इसमें कोलैप्स होगा ना ही इसमें एक्सपेंशन होगा फर्दर, ये एक जगह पर ही रुक जाएगा। तो ये सारी स्टडी अगर हमें करनी है तो डार्क मैटर के थ्रू ये पॉसिबल है। नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन है एलजेड डिटेक्टर के बारे में। तो ये क्या करता है, ये डार्क मैटर को डिटेक्ट करने का काम करता है। पूरी जानकारी अभी हमने देखी। इसमें एक बड़ा टाइटेनियम का टैंक होता है जिसमें लिक्विड जीनोन भरी होती है। यहाँ पर आप टैंक को देख पा रहे हैं, इसमें लिक्विड जीनोन भरा हुआ होगा। इसके बाद जो एलजेड का सेंटर है, ये अभी तक का अर्थ का सबसे प्योरेस्ट प्लेस है, सबसे प्योर प्लेस, मतलब यहाँ पर कोई भी रेडिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है और ना ही कोई डस्ट देखने को मिलती है, तो बहुत ही शुद्ध स्थान है। इसमें कोलैबोरेशन की बात करें तो इस डिटेक्टर में 2-3 एजेंसीज का कोलैबोरेशन है, फ्रॉम यूएस, यूके, पुर्तगाल एंड कोरिया। कोरिया में कौन सा होगा? नॉर्थ कोरिया तो होगा नहीं, उनको तो बॉम्ब बनाने से फुर्सत नहीं है, तो कहाँ वो रिएक्टर बनाएंगे या डिटेक्टर बनाएंगे? जो आपका साउथ कोरिया है वो इसमें कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एलजेड डिटेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी रेडिएशन पिल। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि आप जानते हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ऐसे में रशिया के द्वारा यूक्रेन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी हिट किया जा सकता था। ओके, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट किए जाने से न्यूक्लियर डिजास्टर आ जाता, जो रेडिएशन है वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता और इससे काफी लोगों की मृत्यु हो जाती। ओके, तो यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया कि हम एक प्री एम्प्टिव जो है सप्लाई करेंगे कुछ एंटी रेडिएशन पिल की, ताकि अगर रेडिएशन फैले भी तो लोगों को उससे बचाया जा सके। ठीक है, अब एंटी रेडिएशन पिल को समझने से पहले आप कुछ टर्म समझ लीजिए। एक होता है रेडिएशन इमरजेंसी। रेडिएशन इमरजेंसी का मतलब है ये एक अनप्लान्ड और एक्सीडेंटल इवेंट है। लाइक अचानक से किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो जाए, तो ये प्लान तो नहीं किया था किसी ने, ये अचानक से एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे में जो हजार्डस वेस्ट निकलता है यहाँ पे, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलेंगे, वो ह्यूमन को काफी हद तक प्रभावित कर देंगे, साथ में एनवायरनमेंट को भी प्रभावित कर देंगे। इससे जीन म्यूटेट हो सकता है, बहुत सारे जेनेटिक विकार हो सकते हैं शरीर में, तो ये काफी खतरनाक होता है।
अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करना होता है, इसमें इंटरवेंशन करना होता है, और इंटरवेंशन के रूप में ही हमें एंटी रेडिएशन पिल्स देखने को मिलती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, इस चीज को समझिए। पहले समझिए कि एंटी रेडिएशन पिल बनी किस चीज से होती हैं। तो बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट को हम एंटी रेडिएशन पिल कहते हैं। इसके द्वारा हमें रेडिएशन से बचाया जा सकता है, लेकिन ये एक खाली बचाने वाला मेजर है। इसके द्वारा कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए बॉडी पहले से अफेक्ट हो गई हो रेडिएशन से, तो उस चीज को ये सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन फर्दर जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन से ये आपको बचा सकती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है इस चीज को समझिए। जब भी कोई रेडिएशन लीक होता है तो ऐसे में जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है वो पूरी एयर में फ्लो करने लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी रेडिएशन लीक होगा तो रेडियो एक्टिव आयोडीन एयर के थ्रू फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और ये अलग अलग चीज जगहों पे जाकर जो है कंटेमिनेट होने लगेगी, जैसे फूड में, वाटर में, सॉइल में आपको ये देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब रेडियो एक्टिव आयोडीन डिपॉजिट होती है एक्सटर्नल एक्सपोजर की वजह से, लाइक विस्फोट की वजह से या फिर एयर की वजह से, जब ये डिपॉजिट हो रही है अलग अलग स्थानों पर, तो आप इसको पानी से धुलकर भी साफ कर सकते हैं। वार्म वाटर से अगर आप इसको धोएंगे खाने को या फिर सॉइल को, तो ऐसे में यहाँ पर इसका जो एक्सपोजर है वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तब होता है जब आप इस रेडियो एक्टिव आयोडीन को इनहेल कर जाएं, मतलब शरीर के अंदर ले जाएं। अब होता क्या है, आपके बॉडी में एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, आपके गले में ये होती है, और इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स को रिलीज किया जाता है जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपकी उपापचय क्रियाएं, उनको ये जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं। लेकिन इस थायराइड ग्लैंड को ये नहीं पता होता है कि जो आयोडीन मुझे यूज करना है वो आयोडीन रेडियो एक्टिव होना चाहिए कि नॉर्मल आयोडीन होना चाहिए। इसी वजह से इसको जो भी आयोडीन मिलेगा ये उसको यूज कर लेता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन तब खराब हो जाती है जब इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा रेडियो एक्टिव आयोडीन का यूज कर लिया जाए। ओके, तो आपके बॉडी में जो रेडियो एक्टिव एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, और इससे आपके जीन तक म्यूटेट हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो एंटी रेडिएशन पिल है, देखिए ये किस तरीके से काम करती है। ये थायराइड ब्लॉकिंग का काम करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से पहले ही हम आयोडीन को प्रोवाइड कर देंगे और ये थायराइड ग्लैंड आयोडीन से फुल हो जाएगी। ठीक है, इट इज लाइक अ टैंक। ठीक है, आपकी थायराइड ग्लैंड जो है उसको आप एक टैंक मान लीजिए। उस टैंक में आपने आयोडीन को पहले से फिल कर दिया, जो नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन है उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे में जब वो टैंक पहले से फिल है तो रेडियो एक्टिव वाला आयोडीन उस टैंक में नहीं आ सकता और आप इस रेडिएशन से बच सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो ये केवल एक प्रिवेंटिव मेजर है। इससे पुराने अगर कोई डैमेज हो चुके हैं, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ आपके शरीर में पहले से जा चुका है, तो उस डैमेज को ये रिवर्स नहीं कर सकता। ओके, तो ये आपका हो गया एंटी रेडिएशन पिल्स। तो फिजिक्स में इतने ही टॉपिक थे। अब हम बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक पर। केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के कुछ रिसर्चर्स ने एक नए मटेरियल को डिटेक्ट किया है और इस मटेरियल का नाम है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। इसको SCN के फॉर्म में हम शॉर्ट में लिख देते हैं। इसके द्वारा किया क्या जाता है, ये मटेरियल बेसिकली इंफ्रारेड को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज को आप समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान ह्यूमंस के द्वारा पहुंचाया जा चुका है। ऐसे में आप फर्दर और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते एनवायरनमेंट को, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है, उसकी एक कैपेसिटी है। ओके, तो ऐसे में हमें अपनी एनर्जी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जाना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कई तरीके से यूज करते हैं। देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा ये होती क्या है। इसके कुछ एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके आ जाते हैं इंफ्रा रेड वेव्स, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, या फिर आपकी जो एक्सरे होती है ये भी इसमें आ जाती है। इसमें आपके गामा रेज भी आ जाएंगे। तो ये जो रेज के मैं नाम लिख रहा हूं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही एग्जांपल्स हैं। इसको आप मल्टीपल
इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इनको यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है, स्पेशली अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो इनको टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में यूज किया जाता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में आप बहुत सारे माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, सैटेलाइट में भी माइक्रोवेव्स को यूज किया जाता है। सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में, सेंसर में, हेल्थ केयर सर्विस में, स्पेशली आप एक्सरे की बात कर सकते हैं, एक्सरे को यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम कई जगह पर पहले से यूज कर रहे होते हैं। अब इन्हीं वेव्स को हम कन्वर्ट यदि कर देते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में तो हमारी एनर्जी नीड भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं इंफ्रारेड की, क्योंकि इसी को हम कन्वर्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में। साइंटिस्ट जो हैं बहुत हाईटेक मेथड का यूज करते हैं जब भी उन्हें किसी वेव को मैनिपुलेट करना होता है। वेव को मैनिपुलेट करने के कई ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लाइक आपको अगर संदेश भेजना है, कोई मैसेज भेजना है और लॉन्ग डिस्टेंस पर मैसेज भेजना है तो भी यहां पर हम वेव्स में मॉड्यूलेशन करते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा फिजिक्स का कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी ये वेवलेंथ्स हमने अभी डिस्कस की, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमने डिस्कस की, ये सभी इजी नहीं होती हैं यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम इंफ्रारेड का एग्जांपल लें पर्टिकुलरली, तो इंफ्रारेड काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, इसको हम मॉड्यूलेट नहीं कर सकते आसानी से और इसको डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में इंफ्रारेड को आप इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो अभी जो हमने न्यू मटेरियल फाउंड किया है, ये वाला सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड, इसके द्वारा हम इंफ्रारेड को डिटेक्ट करके उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ये मटेरियल यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है कि ये कहाँ अप्लाई हो सकता है और इसके यूजेस क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटेक्शन ऑफ बेरियम इन एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर। अभी रिसेंटली कुछ एक्सोप्लैनेट हमें मिले हैं और उनके एटमॉस्फेयर में हमें बेरियम देखने को मिला है। अब यहां पर भी आपको इस एक्सोप्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि बेरियम का यूज कहां कहां पर किया जाता है और ये एक्चुअल में है क्या। देखिए बेरियम लेड से कुछ हार्डर होता है, लेड मतलब जो आपका शीशा होता है उससे थोड़ा सा हार्ड होता है, और जब इसको हम कट करते हैं तो स्टार्टिंग में ये हमें कुछ सिल्वरी वाइट कलर देता है, जैसे आपने सिल्वर देखा होगा चांदी, उसी तरीके का कलर इसके द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये एयर में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। उसके बाद ये नेचर में फ्रीली आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, एयर के संपर्क में आ गया, तो आपको ये देखने को मिलेगा ही नहीं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हमेशा ये किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलता है नेचर में। ये काफी ज्यादा हल्का होता है और इसकी डेंसिटी की बात करें तो आयरन की तुलना में इसकी डेंसिटी लगभग आधी होती है। ओके, ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से होता है किसी भी चीज का एप्लीकेशन। बेरियम को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो जो आपके स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड होते हैं या फिर वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, उनमें हम ऑक्सीजन को रिमूव करने के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऐसे में आप किसी भी वैक्यूम ट्यूब में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर ड्रिलिंग मड बनाने के लिए भी इसको यूज किया था। ड्रिलिंग मड इज लाइक, आप इसको इतनी आसानी से समझ सकते हैं, लाइक जैसे ग्रीसिंग करना नहीं होता, किसी मशीन को आप चला रहे हैं तो उसमें ग्रीस की आवश्यकता होती है, तो ग्रीसिंग करने से आपकी जो मशीन है वो स्मूथली जो है वर्क कर पाती है। उसी तरीके से जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको अगर ऑयल या गैस निकालना है रॉक्स में से, तो ऐसे में आपको अपनी ड्रिल मशीन में कुछ लुब्रिकेंट की आवश्यकता होगी। तो ये जो लुब्रिकेंट होगा इसी को हम ड्रिलिंग मड कहते हैं। ड्रिलिंग मड को बनाने के लिए हम बेरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बेरियम कंपाउंड को हम यूज कर सकते हैं पेंट बनाने के लिए, हम इसको ईंटें बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, टाइल्स, ग्लास, रबर, ये सारी चीजों को बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे, जहां पर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल का नाम लिख दिया या फिर किसी मेटल का नाम लिख दिया और उसके एप्लीकेशन आपसे पूछ लिए। तो बेरियम भी एक मेटल है। और इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली बेरियम का जो नाइट्रेट होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फायरवर्क्स में ग्रीन कलर के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पटाखों में जब आप स्काई शॉट को जलाते हैं तो उसमें आपको ग्रीन कलर जो देखने को मिलता है ये बेरियम नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेरियम टॉपिक कंप्लीट। तो केमिस्ट्री के इतने ही टॉपिक थे, इसके बाद हम चलते हैं बायोलॉजी के टॉपिक पर। बायोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस।
ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया गया है कि उन्हें अपने कुछ फिल्म मेकिंग या फिर एडिटिंग कोर्सेज से ऐसे कैंडिडेट को एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की शिकायत है। अब कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअल में है क्या, जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये एक पर्सन को यदि हो जाता है तो उसको कलर्स नहीं दिखाई देंगे। ओके, सो इट इज इनएबिलिटी टू सी कलर्स इन द नॉर्मल वे। और कलर ब्लाइंडनेस के दौरान किसी भी व्यक्ति को तीन कलर में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं दिखाई देता, मतलब ग्रीन, रेड एंड समटाइम्स ब्लू, इन तीन कलर में, जिसको हम RGB के नाम से जानते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाता अगर उसे कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो। और कलर ब्लाइंडनेस को कभी कभी हम या फिर अक्सर कलर डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये होता क्यों है, इसके लिए आपको एनाटॉमी समझनी पड़ेगी, आखिर हमारी आईज किस तरीके से वर्क करती हैं। तो देखिए, हमारी आई में रेटिना होता है जो कि लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है, और इसी रेटिना में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज रोड सेल। रोड सेल के द्वारा हमें लाइट और डार्क में डिफरेंस पता लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीछे आप स्लाइड का कलर देख पा रहे होंगे, ये वाइट है, और आप यहां पर देख पाएंगे इसको, ये ब्लैक कलर है। तो आप इसमें आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार कर पा रहे हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं रोड सेल की वजह से, जो कि आपकी रेटिना में है। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे सेल की, तो ये होती हैं कोन सेल, और कोन सेल की वजह से आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेशली तीन टाइप्स की कोन सेल होती हैं, RGB, यानी रेड कोन सेल, ग्रीन कोन सेल एंड ब्लू कोन सेल, जो आपको अलग अलग तरीके के कलर्स दिखाती है। और इसी कोन सेल के ऊपर आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसी को हमारा ब्रेन कलेक्ट करता है, और अलग अलग प्रकार के रंगों को इनके कॉम्बिनेशन से हमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी अदर कलर्स आप देख रहे हैं ना, वो RGB, इन तीन कलर के ही कॉम्बिनेशन से हमें दिखाई दे रहे होते हैं, और हमारा ब्रेन इन इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के रीजंस क्या होते हैं, तो दो तरीके से ये हो सकती है प्रॉब्लम। एक तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की आईज में इन कोन सेल की ही एब्सेंस हो, है ना। तीन तरीके के हमने RGB सेल्स देखे, इनमें से कोई भी यदि एक सेल एब्सेंट है तो ऐसे में व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, और उसको सही से यहां पर दिखाई देने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अब मान लीजिए तीनों कौन सेल हैं लेकिन वो कौन सेल सही से वर्क नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और कलर ब्लाइंडनेस जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो होता है माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस, मतलब थोड़ा सा कम रहेगा ये, और इसमें व्यक्ति में क्या होता है, कुछ जो आई की कौन सेल हैं वो सही से फंक्शनिंग नहीं कर रही होती हैं। ठीक है, तो मतलब उसको कलर्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं दिखाई देंगे, तो ये होता है माइल्ड कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद आता है सीवियर काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो ये मोस्ट सीवियर होता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई दे रहा होता है, इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो ये आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, ये बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद एक होता है कंजेनिटल कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कंजेनिटल सॉरी, ये होती है जन्मजात, किसी बच्चे के जन्म से ही होती है, और ये जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। तो इसमें किसी बच्चे की दोनों आंखें भी खराब हो सकती हैं, और ये बीमारी लंबे समय तक रहती है, मतलब जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसमें ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी व्यक्ति में अगर ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, यानी कि ये आई से रिलेटेड एक बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। डायबिटीज़ भी कलर ब्लाइंडनेस का रीज़न हो सकती है। अल्जाइमर, आपने अगर एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर एक बहाना बनाया जाता है अल्जाइमर का, तो वही वाली बीमारी, भूलने वाली जो है, उसमें आपकी आइज़ को भी अफेक्ट किया जा सकता है। एक बीमारी होती है पार्किंसन, एल्कोहलिज्म, उसके बाद ल्यूकीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सभी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कलर ब्लाइंडनेस का रीज़न बन सकती हैं। यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो कलर ब्लाइंडनेस को सही कर सके या फिर उसको रिवर्स कर सके। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के लेंसेज को बनाते हैं या फिर कुछ ग्लासेस को बनाते हैं, जिसे वियर करके हम कुछ हद तक कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ रिसर्चर्स ऐसा भी मानते हैं कि यदि आप जीन रिप्लेसमेंट करा लें तो जीन रिप्लेसमेंट के माध्यम से भी हम कलर ब्लाइंडनेस को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आती है। इसे 1960 में स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको प्रभात स्टूडियो के प्रीमाइस में स्थापित किया गया था, और प्रभात स्टूडियो काफ़ी पहले से काम कर रहा था पुणे में, तो वहीं पर इसको स्थापित कर दिया गया था। तो ये आपका टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस।
नेक्स्ट टॉपिक इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा न्यूज में इसलिए है क्योंकि मई 15 से 21 के बीच में पूरे वर्ल्ड में रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक मनाया गया है। और ये होता क्या है इसको समझिए। पहले तो बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स की जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम है ये एक आई कैंसर की प्रॉब्लम है, ठीक है। और मोस्टली ये यंगर चिल्ड्रन में होती है। ये एक या दोनों आईज में हो सकती है और ये किसी भी तरीके से हो सकती है, बाद में भी हो सकती है और ये जेनेटिक भी हो सकती है। उसके अलावा यदि इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए ना, एक्चुअल में तो ये आई का कैंसर है लेकिन ये लाइफ को भी खतरा पहुंचा सकता है। इससे किसी व्यक्ति का विजन तक जा सकता है। और इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो होता है वाइट रिफ्लेक्स। अब ये वाइट रिफ्लेक्स क्या है इस चीज को समझिए। देखिए, जैसे आप आई में देख पा रहे होंगे, आई में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पपिल। पपिल क्या होता है, जैसे ये पूरी आई है इसके बीच में आपको ब्लैक कलर का ऐसे स्पॉट दिखाई देगा, इसी को हम पपिल कहते हैं। यदि ये पपिल अगर नॉर्मल नहीं है तो ये कैसे कलर में दिखाई देगा, ये या तो हमें व्हाइट दिखाई देगा या फिर ये येलो कलर में दिखाई देगा। जब भी हम इस पर लाइट डालते हैं तो ये हमें अगर नॉर्मल है तो रेड कलर का दिखाई देना चाहिए लाइट डालने पर। बट अगर ये व्हाइट या येलो दिखाई दे रहा है तो इससे हम पहचानते हैं रेटिनोब्लास्टोमा को। ओके, उसके बाद इसकी अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो कभी कभी इसमें आंखों का तिरछापन भी हो जाता है जिसको हम भैंगापन कहते हैं। और इसमें जो आपकी आईज हैं वो या तो नोज की तरफ देखती हुई दिखाई देती हैं या फिर ये ईयर्स की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी हो जाती है और ये आपके पुअर विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहता है, आईज में पेन भी होता है इससे। ओके, तो ये होता है रेटिनोब्लास्टोमा। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। कीमोथेरेपी आईज को सही करने की एक थेरेपी है जिसमें हम मेडिसिन देके बेसिकली कीमोथेरेपी कैंसर को सॉल्व करने की एक थेरेपी है जहां पर मेडिसिन के माध्यम से हम कैंसर की सेल्स को किल करने का काम करते हैं। तो पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, उसके बाद आप फॉलो अप सेशन के रूप में लोकल थेरेपी को यूज कर सकते हैं जो ऑप्थोमोलॉजिस्ट आपको देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो वर्ड है ये मेरी जुबान पर फिर से नहीं आ रहा है। एक सीरीज़ भी आई थी इस तरीके की, उसमें भी ये वर्ड नहीं बोला गया था। सो मैं खुद टंग स्लिप कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट पर आगे आते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स न्यूज़ में काफ़ी रीज़न से रहा है। दो अभी टोक्यो के जो ओलंपियंस हैं उनको भी बैन कर दिया गया था। और इसके अलावा नोएडा पुलिस ने भी बहुत सारे ड्रग एंड सप्लीमेंट को जो है सीज किया है। तो अब ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है क्या इसको समझिए। ह्यूमन में स्पेशली मैन में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये फीमेल्स में भी होता है लेकिन मेंस में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसी के लैब मेड वर्जन को हम एक स्टेरॉइड का नाम देते हैं जिसका नाम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है। इसके द्वारा होता क्या है, मसल्स के मास को इंक्रीज कर दिया जाता है। जो मतलब बॉडी बिल्डिंग टाइप के आपके लोग दिखाई दे रहे होते हैं वो यदि इस स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं तो उनकी मसल्स में वेट आ जाता है, मास आ जाता है। इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं जैसे कि मैन वाले जो फीचर्स हैं वो इसमें बढ़ जाएंगे, फेशियल हेयर्स, बियर्ड आना या फिर वॉइस का भारी होना। इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आने लगते हैं जब कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज़ करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेडिकल यूज़ भी हो सकते हैं इसके, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बहुत कम मेडिकल यूज़ हैं। एक दूसरा स्टेरॉइड होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड, इसके मेडिकल यूज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट यदि हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये आपके शरीर पर एक्ने को दिखा सकता है या फिर इससे हेयर फॉल्स भी हो सकते हैं। और अगर हम एक्सट्रीम मिसयूज़ की बात करें, अगर ज़्यादा ही इसका यूज़ कर लिया जाता है तो ऐसे में गायनेकोमैस्टिया भी हो जाता है, मतलब यहाँ मेंस में भी ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाती है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर नपुंसकता जैसी प्रॉब्लम भी ये हमें क्रिएट कर सकता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड काफ़ी खतरनाक होता है। उसके बाद विमेंस अगर इसको ज़्यादा प्रयोग करती हैं तो ऐसे में उनके फेस पर हेयर्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। ओके, तो ये हो गया एनाबॉलिक स्टेरॉइड। नेक्स्ट इज अल्फा फोल्ड प्रोटीन। सर, अल्फा फोल्ड प्रोटीन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लंदन आधारित एक डीप माइंड कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि उन्होंने 200 मिलियन से ज़्यादा प्रोटीन के 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को फ्रेम कर लिया है अल्फा फोल्ड को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब ये अल्फा फोल्ड है क्या? अल्फा फोल्ड बेसिकली एक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रिडिक्टिंग टूल है, एक्चुअल में 100% नहीं बताएगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है।
ये एक कंप्यूटर सिस्टम पर बेस्ड होता है जिसको हम डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब ये कुछ उसी तरीके से काम कर रहा होता है जैसे कि हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग होता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए वर्किंग किस तरीके से करता है। वर्किंग में इसकी तीन चीजें होती हैं, पहला ट्रेनिंग, दूसरा लर्निंग और उसका रीट्रेनिंग एंड रीलर्निंग। सो यहां पर क्या होगा, पहले हम किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को इस मशीन के अंदर एंटर करा देंगे, उसके बाद ये लर्न करेगा उस स्ट्रक्चर को और लर्न करने के बाद हमें एक 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। सिंपल सा प्रोसेस होता है अल्फाफोल्ड का। ओके, नेक्स्ट इम्प्लीकेशन की बात करें किस प्रकार ये हेल्पफुल हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं वो सभी प्रोटीन्स की वजह से हो रहे होते हैं। ऐसे में यदि हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को समझने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक ह्यूमन की डिजीज़ को भी समझ सकते हैं और उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। अभी तक यदि ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो साइंटिस्ट पहले से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते आए हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से या टूल्स के माध्यम से इनको प्रेडिक्ट किया जाता रहा है, जैसे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम पहले भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते रहे हैं। लेकिन अभी ये जो न्यू आया है अल्फाफोल्ड, इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। ओके, अब जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी होती थी, टूल्स होते थे, उसमें टाइम कंज्यूम होता था काफ़ी ज़्यादा और ये ट्रायल एंड एरर मेथड पर होते थे। मतलब इसमें ट्राई करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, एरर भी हो सकते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती थी। बट अल्फाफोल्ड इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। उसके बाद अल्फाफोल्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये फ्लॉलेस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें त्रुटि नहीं हो सकती, ये 100% श्योर है। ये भी एक प्रिडिक्टिंग टूल है, ठीक है। तो ये भी प्रिडिक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो अल्फाफोल्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन स्ट्रक्चर का ओनली टूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के द्वारा भी एक दूसरा टूल बनाया गया है जिसका नाम है रोज टीटीए फोल्ड, ठीक है। तो ये भी आपको नाम ध्यान में रखना है। तो अगर न्यूज़ में ये टर्म्स हैं तो आपको यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं कि रोज टीटीए फोल्ड नाम का एक शब्द न्यूज़पेपर में है। ये किससे संबंधित है, ये कोई स्पीसी है या फिर प्लांट है या फिर कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर टूल है, इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट इज ड्यूनेलिया टेरा टेर्टियोलेक्टा, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक न्यू कोटिंग बनाई है जिसको आप यदि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पर कोट करते हैं तो ऐसे में उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और ये एक प्रकार का एडिबल मटेरियल है। इसको बनाया किससे गया है, इसको बनाया गया है एक फाइटोप्लैंक्टन से जिसको हम मरीन माइक्रो एल्जा भी कहते हैं, ठीक है। मरीन माइक्रो एल्जा, इसको हिंदी में आई थिंक शैवाल कहेंगे। अब ये बनाया किससे गया है, देखिए इसका नाम है ड्यूनेलिला, उसके बाद टेरिटोलेक्टा। ये एक फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है समुद्र में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आती है। मतलब जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मफुल ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। बायो एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, लाइक कैरोटीनोइड्स या फिर प्रोटीन्स, ये इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद ड्यूनेलिला की बात करें तो इसमें हम इस यूज़ करते हैं इसको एलजी ऑयल बनाने के लिए, ठीक है। एल्गल ऑयल बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का नॉन एनिमल सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अपने ब्रेन को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की आपको आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, इसे हमें एडिशनल सोर्सेज से प्राप्त करना होता है। लाइक आप बादाम खा सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं या फिर इस तरीके के एल्जल ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जो है फैटी एसिड के सोर्स। उसके बाद अगर हम चाहें इसको तो बायोफ्यूल्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो गए। उसके बाद यदि एडिबल फिल्म्स की बात करें तो इसको कई प्रॉपर्टी के साथ देखा गया है। मतलब इसमें एंटी माइक्रोबियल
प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में यदि आप इस फिल्म के साथ किसी भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट को कोट करेंगे तो ऐसे में उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद इसमें जो थर्मल स्टेबिलिटी है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो सब भी पाई जाती है। इसमें वाटर वेपर बैरियर प्रॉपर्टी भी है, मतलब वाटर को वेपर बनने से ये रोकता भी है। तो ऐसे में बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं उनको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। और इसमें यूवी लाइट ब्लॉकिंग की प्रॉपर्टी भी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को भी ये काफ़ी हद तक रोक सकता है। तो ऐसे में काफ़ी ड्यूरेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी सब्जियों की या फलों की। ओके, तो कोटिंग टेक्निक की बात करें तो या तो इसको आप वेजिटेबल या फ्रूट्स पर डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक पाउच बना सकते हैं और पाउच के अंतर्गत आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। ओके, तो ये मल्टीपल मेथड्स हो गए। उसके बाद दोनों ही केसेस में इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यदि हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसको एक मास प्रोडक्शन के रूप में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है ये भी काफ़ी नॉर्मल होता है और काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, लाइट को आराम से ये सहन कर सकता है। इसको हम आसानी से खा सकते हैं, तो सेफली है कंज्यूम करने के लिए। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डार्क जीनोम। सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डार्क जीनोम होता क्या है? अभी तक हमने डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब ये क्या है एक्चुअल में? देखिए, जीनोम के बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशन किया था। ओके, तो जो हमारी बॉडी के जीन होते हैं उस जीन में ही अक्सर डीएनए पाया जाता है। लेकिन यदि हम जीन के बाहर डीएनए की स्टडी करने की कोशिश करें तो इसी को हम डार्क जीनोम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये डार्क जीनोम के बारे में हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, इनके बायोलॉजिकल फंक्शन भी हमें नहीं पता है। और चूंकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इसीलिए हमारे पास ऐसे टूल्स भी नहीं है जिससे कि हम इसको एनालाइज कर पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें आप डार्क जीनोम के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर स्टडी ज़्यादा नहीं हुई है तो हमारे पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आपसे बस इतना ही पूछ लिया जाएगा कि डार्क जीनोम है क्या। तो कोई भी जीनोम जो कि आपके जीन से बाहर पाया जाएगा उस डीएनए को हम डार्क जीनोम कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। अब ये एबीपी क्या है? देखिए, एबीपी के अंतर्गत हम बेसिकली ये एक एंटी डोपिंग टूल है जहां पर हम कुछ बायोलॉजिकल वेरिएबल को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, आप 2 तरीके से एंटी डोपिंग का पता लगा सकते हैं। डोपिंग का पता लगाने के लिए एक तो आप एथलीट को लेकर जाइए और उसमें डायरेक्टली डोपिंग सब्सटेंस को देख लीजिए कि उसमें है, उसके ब्लड में पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप कुछ सिलेक्टेड बायोलॉजिकल वेरिएबल को ट्रैक करें, उसको मॉनिटर करें और आप उसी के माध्यम से जान सकते हैं कि इस एथलीट ने कभी भी कुछ डोपिंग मटेरियल का यूज किया है या नहीं किया है। ओके, तो ये डोपिंग के अगेंस्ट काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें टेस्टिंग एनालिसिस करना काफी इजी होता है। तो ये हो गया आपका एबीपी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कंसर्न जाहिर किया गया है कि यदि डीएनए टेस्ट की मांग ज्यादा होती है तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां पर डबल हेलिक्स का मतलब है एक रिबन टाइप का स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिलेगा और दूसरा ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसको कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है और एक्चुअल में होता भी कॉम्प्लेक्स ही है। उसके बाद ये बहुत सारे मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये तो बेसिक बातें होंगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? डीएनए के द्वारा एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, डीएनए के द्वारा हमारे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लाइक आपकी वॉइस, आपका आईज का कलर, आपके हेयर्स का कलर। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है डीएनए। ओके, और डीएनए आपको मेजरली कहां पर देखने को मिलता है? सेल के न्यूक्लियस में। ओके, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर डीएनए भी कह देते हैं। अब डीएनए के अंदर हमारी ये जो पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये कोड के फॉर्म में होती है। अब कोड के लिए हमें कुछ नाइट्रोजनस बेसिस का यूज करना होता है। जैसे 4 नाइट्रोजनस बेसिस के नाम आप याद रखेंगे। इसमें एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड थाइमिन है। तो इन्हीं 4 नाइट्रोजनस बेसिस का यूज करते हुए अलग अलग इंफॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में डीएनए में रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद डीएनए टेस्ट के फायदे क्या हो सकते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है या फिर कोई सिविल डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, तो ऐसे में आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए टेस्ट करा सकते हैं कि मान लीजिए कोई फादर है, उसका सन है, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, सन क्लेम कर रहा है कि ये मेरे फादर हैं, ऐसे में प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में डीएनए टेस्ट के माध्यम से ये सारे केसेस को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना हो, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करना हो, तो उसमें भी डीएनए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये आपके सभी टॉपिक्स थे जनरल साइंस के। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी डिस्कस करने के लिए नहीं रह गया है। और अब हम मिलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यू लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और ओनली आईएएस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट नेक्स्ट लेक्चर्स आपके मिस ना हो और टाइम टू टाइम आप अपने लेक्चर्स को कर पाएँ और आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रह पाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।